देखो आज करंट अफेयर 1 से लेके 7 अक्टूबर तक है। सबसे पहला सवाल क्या बनता है, ये पूछा जा सकता है और बड़ा अच्छा सवाल है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो गौ माता है ना, जो गाय है, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। इससे पहले भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो गौ माता को, गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया था। सीधा सा उठा करके सवाल दे देगा कि हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार के द्वारा गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, तो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में देखा जाए भारत और कजाकिस्तान के बीच, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और कजाकिस्तान एक देश है, इन दोनों के बीच एक एक्सरसाइज होगा जिस एक्सरसाइज का नाम क्या है, काजिंद। यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो काजिंद एक्सरसाइज होने वाला है यह कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। क्लियर है। भारत में मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत के किस राज्य में इसका आयोजन होगा एक्सरसाइज का, काजिंद का, तो उत्तराखंड। और डीप पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस जिले में इसका एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद एक्सरसाइज भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में आयोजित की जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल डायरेक्ट पूछा गया अभी हाल फिलहाल में सैफ अंडर 17, ध्यान रखना, सैफ अंडर 17 फुटबॉल गेम हुआ है। इस गेम में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि 2024 में जो सैफ अंडर 17 फुटबॉल गेम हुआ है, सबसे पहले उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो बताओ आप लोग। सॉरी, भूटान की राजधानी बेटा क्या है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू में इसका आयोजन किया गया और भारत इस बार विनर बना है। भारत ने इस फुटबॉल गेम में किस देश को हराया है, तो बांग्लादेश को। क्लियर है। 2024 का सैफ अंडर 17 जो गेम हुआ है फुटबॉल का, वह भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित किया गया और फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और विनर कौन बना, तो अपना इंडिया बना। अगला सवाल है, सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन है, कौन बताओगे, बताओ। एक तो ओलंपिक गेम है इंटरनेशनल, भारत के ओलंपिक के जो अध्यक्ष है वो कौन है। उड़न पड़ी किसे कहा जाता है, बाप रे बाप, उड़न पड़ी बेटा PT उषा को कहा जाता है। आप लोग पढ़ते क्या हो, समझ ही नहीं आता। ये तो बचपन का रटा रटाया तोता वाला कहानी है। PT उषा की यदि बात करें तो PT उषा को उड़न पड़ी भी कहा जाता है। और अभी भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भाई, तो PT उषा। सीधा सीधा सवाल कई बार पूछ दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बताओ फिल्मी क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताओ। फिल्म क्षेत्र में भारत का मैं बता रहा हूं, भारत की ओर से फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कई बार पूछा गया है भारत में फिल्म क्षेत्र में सबसे जो बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वह कौन सा होता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आयोजन 2024 में जो किया गया, इसके मेन विनर कौन बने, तो सीधा सा सवाल दे देगा कि इस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया भाई, तो मिथुन चक्रवर्ती को किया गया। सीधा सा सवाल उठा के चेपेगा।
और यह भी पूछा जा सकता है मिथुन चक्रवर्ती को किस मूवी के लिए किया गया, तो इनकी एक मूवी आई थी मृग्या। मृग्या मूवी के लिए भारत का सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। किस मूवी के लिए, किस मूवी में योगदान करने के लिए, तो मृग्या मूवी में योगदान करने के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया। अगला सवाल है, अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे चीन, सब अपने अपने देश का, सब अपना अपना देश का अपना गेम होता है। चीन ओपन गेम्स हुआ है बेटा। चीन ओपन गेम्स की यदि हम लोग बात करें तो चीन ओपन गेम्स 2024 सीधा सा पूछ देगा मेल के विजेता, जिस तरह से हम लोग ओलंपिक में पढ़ते हैं, जिस तरह से यूएस में पढ़ते हैं, तो सिंगल मेल और फीमेल के विजेता कौन है, तरुण को बोलो इसी चला देगा। तो चीन ओपन गेम्स 2024 के जो मेल विजेता हैं, ध्यान रखना, मेल विजेता जो सिंगल है वह स्पेन के रहने वाले खिलाड़ी हैं, जिसका नाम शायद पहले भी आप लोग सुने होंगे, कार्लोस अल्कराज। क्लियर है। चीन ओपन गेम्स जो हुआ है उसमें विनर कौन बना, तो स्पेन के रहने वाले कार्लोस अल्कराज। क्लियर है। अब यहां पे देखा जाए तो ये जो कार्लोस जो है किसको हराया, तो अब आप बताओ यूएस ओपन गेम मेल के विजेता कौन बने थे, जॉनिक सिनर। कहां के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। तो कार्लोस अल्कराज ने अभी हाल फिलहाल में यूएस के जो विनर हैं जॉनिक सिनर को, ध्यान रखना, जो इटालियन हैं जॉनिक सिनर को पराजित किया। क्लियर है। तो चाइनीज जो ओपन गेम्स हुआ है उसके विनर कौन बने हैं, अल्कराज। किसको हराया, तो जॉनिक सिनर को हराया। जॉनिक सिनर रहने वाले कहां के, ये इटालियन है। और अल्कराज, कई बार प्लेयर का जो है ना देश पूछ दिया जाता है, ये अल्कराज कहां के रहने वाले हैं, तो स्पेन के रहने वाले। क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल बेटा, एक आइलैंड बड़ा फेमस अभी रहा है, चागोस आइलैंड। बताओ, कोई बता सकते हो ये आइलैंड कहां है भाई। एक द्वीप है बेटा, जिस द्वीप का नाम क्या है, चागोस आइलैंड या चागोस द्वीप। यह मुख्य रूप से, और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, यह मुख्य रूप से देखा जाए तो किस महासागर का हिस्सा है, तो यह इंडो ओशियन, हिंद महासागर का यह हिस्सा है। लेकिन एक लंबे समय से यह किसका उपनिवेश या किसके कब्जे में था। बहुत सारे अभी भी आइलैंड हैं, बहुत सारे कंट्री के कब्जे में, ब्रिटेन के कब्जे में था। लेकिन मुख्य रूप से ये आइलैंड का मालिक जो था वह कौन सा देश था भाई, तो मॉरिशस। मॉरिशस के अंतर्गत ये आते थे, लेकिन हड़प कौन रखा था, ब्रिटेन, एक लंबे अरसे से। तो चागोस आइलैंड में अपने भारतीय प्रधानमंत्री या भारत की अहम भूमिका रही है। ठीक है। तो ये पूछा इसलिए जा सकता है, एक तो हिंद महासागर में है, दूसरा मॉरिशस का पहले था, और कुल मिलाकर के ये चागोस आइलैंड को किसने अपने कैप्चर में रखा था, ब्रिटेन ने। भारत के सहयोग से मॉरिशस को पुनः क्या हो गया, यह फिर से मिल गया। तो इसलिए ये चर्चा का सब्जेक्ट बड़े लंबे चौड़े में, जैसे अभी हाल फिलहाल में आज से 1.5-2-3 महीना पहले आप देखे होंगे भारत का सबसे दक्षिणतम अरब सागर में कौन सा आइलैंड, बताओ कोई किसी को पता हो तो। मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय द्वीप। बार बार मालदीव कहता है ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। उसी तरह से चागोस आइलैंड मॉरिशस के हिस्सा था, ब्रिटेन के कब्जे में था, भारत के सहयोग से इसे पुनः फिर से क्या हो गया, मिल गया। अगला सवाल है, सीधा सा पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा तीसरा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन, ध्यान रखना, तीसरा थर्ड कौटिल्य आर्थिक कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, सबसे पहला सवाल यही देगा, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन
किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। कितने नंबर का ये कॉन्फ्रेंस था? ये 3rd नंबर का था। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। सिंपल सी बात। मेन मुद्दा क्या रहा ये पूछा जा सकता है। तो इसके मेन जो पर्पस, जो मेन उद्देश्य रहा वो 3 रहा। एक सबसे पहला यदि देखा जाए बेटा तो पहला है हमारा रोजगार सृजन करना। सृजन समझते हो? नए नए रोजगार को ढूंढना, कंडीशन फर्स्ट। दूसरे की बात करें, जो पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक जो प्लेटफॉर्म है, उसका बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट करना। और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के डेट में आप देखते हैं भारत में ही केरला पहला ऐसा राज्य बना है जहां पे टीचर रोबोट पढ़ाते हैं। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसमें चिप डाल देते हैं और अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो ये 3 चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो प्रधानमंत्री। कहां इसका आयोजन हुआ? दिल्ली। हाल फिलहाल में भाई 2 अक्टूबर गया। तो 2 अक्टूबर को बेटा क्या मनाते हैं हम लोग? किसकी है ना? गांधी जयंती। तो यहां से सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को, ठीक है, या कब स्वच्छता अभियान शुरू किया गया? तो स्वच्छ अभियान व्यवस्था कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014। ये जरूर ध्यान रखना। भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ी योजना ये चल रही है, स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत किसके बर्थडे पे किया गया भाई? गांधी जी के बर्थडे पे। किस वर्ष किया गया? तो 2014 में किया। क्लियर है यहां तक? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और लाजवाब है। हम लोग, आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट करने वाला देश कौन सा है? भारत। भारत सबसे आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट के मामले में। और इसी टारगेट को और पूरा करने के लिए विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने वाला है अपना देश 2027 तक। इसी टारगेट को जितना जल्द, हम तो कहते हैं भाई फर्स्ट पे आ जाओ, जो चल रहा है प्रक्रिया, बहुत जल्द ही डेवलपमेंट में अपना इंडिया टॉप पे आने वाला है। क्लियर है? लेकिन गवर्नमेंट यदि स्थिर गवर्नमेंट रहेगी तब, ये नहीं कि कोई पार्टी आया कोई हट गया तब फिर सरकार। क्योंकि जो योजना, जो प्लान होते हैं एक सरकार के, दूसरा आता है वो बदलने का प्रयास करता है। आखिर कोई भी कंट्री 5 साल के बाद सरकार चेंज होगा, कभी वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। कम से कम 10 साल चाहिए एक सरकार को, तभी तो योजना वो लागू कर पाएंगे। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा कितने औद्योगिक, ध्यान रखना, शहर की स्थापना की जा रही है। तो टोटल कितने उद्योग से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भारत में टोटल कितने टाउन नए बन रहे हैं भाई? तो टाउन टोटल बन रहे हैं 12। माइंड में ये बिल्कुल सेट कर लेना। और भारत का सबसे बड़ा जो औद्योगिक नगर बनेगा वह किस राज्य में बनेगा बेटा? हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर हरियाणा का कौन सा क्षेत्र बनने जा रहा है? हिसार। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आ रहा है। इस टोटल यदि हम 12 औद्योगिक नगर की बात करें एवरेज, तो कम से कम स्टार्टिंग जो गवर्नमेंट अनुमान दिया है, जो ज्वाइनिंग, सब गवर्नमेंटल होंगे, यहां कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हिसार में एक अनुमान लगाया गया है कि 2 से 3 साल के अंदर कम से कम यहां पे वैकेंसी 1,27,000 वैकेंसी भरी जाएगी। तो एक अनुमान आप गैसिंग पावर लो, लगभग एक आइडिया लो तो 15 से 17 लाख वैकेंसी भरी जाएगी ये 2 से 3 साल में। अब ये कौन सेक्शन होंगे? जैसे मान लो अपना ये अनाज मंडी है, तो बेटा ये वहां अनाज भी होंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना हर एक चीज का वहां पे होगा। ऐसा नहीं है आलू होंगे, टमाटर होंगे, प्याज होंगे, मोबाइल होगा, टीवी होगा, हर एक सुविधा होगा उसमें। आप खुद एक आइडिया लगाओ ना, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बनने जा रहा है हिसार। ठीक है, और यहां पे खुद बता रखा है यहां वर्कर जो होंगे लगभग 1,27,000। ये तो स्टार्टिंग अनुमान है।
तो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैक्सिमम यह माना गया है प्राइवेटीकरण नहीं किया जाएगा इसमें ज्यादातर। अब मान लो यहां जो है अपना जो अनाज मंडी है जो सरकारी वाला है, कितने लोग वहां प्राइवेट है, बहुत कम है, सब सरकारी ऑफिसर होते हैं वहां। तो वैसे स्थापना, इसी कारण से मैं तुम लोग को बताता हूं सिर्फ लगातार पढ़ाई करते रहो, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट अपने आप हो जाओगे। पढ़ाई छोड़ दोगे तो नुकसान सिर्फ आप ही का। क्लियर है? तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। 12 औद्योगिक शहर खोले जाएंगे, जिसमें भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन बनने जा रहा है, तो हरियाणा का हिसार बनने जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेटा सीधा सा सवाल आपके कई एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए विश्व में पहली बार, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, विश्व में पहली बार यूएनओ, यूएनओ का फुल फॉर्म शायद सभी को पता होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व में पहली बार या इतिहास में पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, यूएनओ में पहली बार हिंदी में स्पीच देने वाला जो व्यक्ति, वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्होंने यह कारनामा कब किए हैं, तो यह कारनामा कब किए, 1977 में, जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे। उस समय ये फॉरेन मिनिस्टर थे, स्पीच देने की जब बात आई थी। क्लियर है? तो पहला बंदा जो यूएनओ में हिंदी में लेक्चर दिया है तो वो कौन है भाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्वेश्चन भी याद रखना, मैं तो कई बार ये क्वेश्चन पेपर में देख रखा हूं। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल सीधा है कि अनुराग कुमारा, ध्यान रखना, एक व्यक्ति का नाम आया है, अनुराग मत करना, अनुराग कुमारा हाल फिलहाल में चर्चा का सब्जेक्ट रहा। तो अनुराग कुमारा कौन है, तो अभी कुछ दिन पहले ही बताए थे, श्रीलंका के पीएम कौन बने हैं, जो भाई एक लेडीज बनी है, कौन बने हैं बताओ, खा गए सब। अभी हाल फिलहाल में यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति बने हैं। मैं बताया था पीएम ना कुछ याद रहे तो हम इतना भी यदि याद रखेंगे ना सूर्या, तो उससे भी काम चल जाएगा। वैसे ये क्या नाम याद रखो, कुमारा। तो अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अनुराग कुमारा बने। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है भाई, कवच क्या है, सीधा सा सवाल पूछा गया। एक वर्ड है बेटा, वह है कवच। कवच स्वदेशी निर्मित क्या है, मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितना किलोमीटर है, मध्यम दूरी मारक क्षमता है। इतना अच्छा यह मिसाइल है, किसी भी मौसम में, किसी भी समय, चाहे आंधी का हो, बरसात का हो, गर्मी का हो, समय चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी पोर्ट से, पोर्ट क्या होता है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, किसी भी चीज से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है? इसको जमीन से जमीन भी छोड़ा जा सकता है, इसे हो सकता है राफेल में भी सेट कर दे। मतलब इतना अच्छा ये स्वदेशी मिसाइल बना है और इसका एक ही काम है, दुश्मनों के जो भी मिसाइल है उसको नष्ट करना। इमेजिन करो इसकी स्पीड बेटा पर किलोमीटर पर आवर जो है 1800 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में इसकी रफ्तार क्या होगी, 1800। अब आप समझ सकते हैं क्या इसकी स्पीड होगी। अरे हम लोग 60, 70, 100, 150 यदि 4 व्हीलर चला लें और यदि शीशे हटा दें तो दिमाग के जो है ना बत्ती गुल हो जाएंगे। तो इसकी स्पीड 1800 किलोमीटर पर आवर है। मार कितना, टारगेट इसका कितना है, और इसको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में दागा जा सकता है। तो यही हमारा क्या है, कवच। ये ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आप लोगों को हम बताए थे क्वाड। क्वाड में बेटा कितने देश शामिल थे, 4। कौन कौन से, जापान, भारत,
ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। उसी तरह से एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है एक्सरसाइज का, मालाबार एक्सरसाइज। कोई दिक्कत? इस एक्सरसाइज की बेटा जो शुरुआत हुई है वह कब हुई थी, 1992 में, ठीक है। और उस समय जो इस एक्सरसाइज में टोटल कितने देश शामिल थे, 2 देश ही शामिल थे। पहला देश अपना इंडिया और दूसरा देश कौन भाई, यूएसए। प्रेजेंट टाइम में 2024 में जो मालाबार जो एक्सरसाइज होने वाला है वह भाई कहां पे होगा, तो भारत में, भारत के मालाबार एरिया में आयोजित नहीं किया जाएगा। मालाबार एरिया बताओ, महक पढ़ रखे हो, मालाबार कोस्टल एरिया कहां से कहां तक के कहते हैं? मालाबार जो एरिया है हमारा गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कहते हैं। गुजरात से गोवा तक कोंकण तट होता है। तो मालाबार कोस्टल एरिया इधर है, लेकिन आयोजित जो किया जाएगा विशाखापट्टनम से कन्याकुमारी तक के एरिया को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्टल एरिया। तो कोरोमंडल ऐसे क्षेत्रों में जहां विशाखापट्टनम जो है तो वहां पे एक्सरसाइज किया जाएगा। अब सवाल यह है प्रेजेंट टाइम में मालाबार एक्सरसाइज में कितने कंट्री हैं, तो अब माइंड में सेट कर लेना। क्वाड में बेटा कितने देश हैं, 4। मालाबार में भी कितने होंगे, 4। जो क्वाड में देश हैं वही मालाबार में। कोई दिक्कत? तो यहां 2 देखो, भारत और यूएसए तो है दोनों में, बचा 2 कौन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड और मालाबार में, मालाबार एक्सरसाइज अलग है, क्वाड अलग है। क्वाड का मेन मोटिव क्या है, जो चीन का दबाव बढ़ रहा है पैसिफिक ओशियन में उसको कंट्रोल करना, यहां सैन्य क्षमता विकसित करना। तो इस बार भारत के विशाखापट्टनम जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। जितने क्वाड में देश हैं उतने ही मालाबार में हैं। जो कंट्री क्वाड में है वही मालाबार में भी स्थित है। एक बड़ा जबरदस्त सवाल बनने जा रहा है कि यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप समझते हैं ना, टेलीस्कोप समझते हैं, दूरबीन तो समझते हैं। विश्व का बेटा सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप लगाया गया है, बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, वह किस देश में लगाया गया, भारत में लगाया गया। कंडीशन 1, धरती का चांद बताओ किस क्षेत्र को कहा जाता है, बता सकते हो? जिस तरह से चांद पे इन्वायरमेंट है, ठीक है, मिट्टी जो भी हवा जो भी चीजें, हालांकि चांद पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो धरती का चांद बेटा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो लद्दाख को। यह भी एक क्वेश्चन है, याद रखना। लद्दाख को धरती का चांद कहा जाता है। और मुख्य रूप से देखा जाए यहीं पर सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा क्या लगाया गया है, टेलीस्कोप लगाया गया है। ये ब्रह्मांड की खोज करेगा। जब ब्रह्मांड का करेगा तो तारे का भी खोज कर लेगा, तारा का जन्म कैसे हो रहा है, क्या कंडीशन है। अब यहां से क्या क्या सवाल दे सकता है कि ये मुख्य रूप से जो लगाया गया है वो लद्दाख के किस गांव में, ये पूछा जा सकता है। तो जो एलएसी लाइन है ना, एलएसी लाइन किस 2 देश के बीच है बताओ, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच। यहां पे बेटा एक गांव है, यही मैं बता रहा था, ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, हानले गांव, ठीक है। इस गांव में, ये गांव किसका है भाई, किसके, लद्दाख का एक छोटा सा कस्बा है जो नियंत्रण रेखा के आसपास है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया है। क्लियर है? यहां से एक और सवाल पूछा जा सकता है, हो सकता है लद्दाख ना दे, ठीक है, या दे देगा किस सेंचुरी के पास लगाया गया। सेंचुरी समझते हैं? सेंचुरी का मतलब शतक नहीं, यहां सेंचुरी का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ एरिया, जो कीट मकोड़े होते हैं उनका एक संरक्षण वाला, तो लोग सेंचुरी में छक्का मारना, ठीक है। उस सेंचुरी का नाम है डार्क नाइट सेंचुरी। यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो है, जो लगाया गया, कहां लगाया गया है, तो एक सेंचुरी के पास जिसका नाम क्या है, डार्क नाइट सेंचुरी, ठीक है। और किसके द्वारा लगाया गया,
यह भी तो पूछा जा सकता है, इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो यह जो लगाया गया है, यह किसके द्वारा लगाया गया? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? न्यू दिल्ली है। और डीआरडीओ ने इसका यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो डीआरडीओ किसके अंडर आता है? तो एक है भाभा अनुसंधान केंद्र। अच्छा, एक और चीज, जो कवच हम लोग पढ़े हैं ना, कवच का एक्सरसाइज जो ट्रायल हुआ है वो अभी डीआरडीओ ने किया था। और डीआरडीओ ने कहा किया है भाई? तो पोखरण में। पोखरण कहां पड़ता है? क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, टेलीस्कोप ये जरूरी है। और कहा गया ये गांव का नाम जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में तुम्हें अभी जस्ट हम बताए थे कि कुछ समय पहले ही बताए हैं कि चाइना ओपन गेम्स हुआ था। चाइना ओपन गेम्स में पुरुष विजेता कौन थे? अलकराज। और हारने वाला कौन था? जानिक सिनर। उसी तरह से बेटा चाइना में जो ओपन गेम्स हुआ है इसमें फीमेल विनर भी तो कोई होंगे। ठीक है, तो विश्व की नंबर 6 नंबर की जो खिलाड़ी अभी है वर्ल्ड में, जो 6 नंबर की खिलाड़ी हैं, उनका नाम है बेटा कोको गफ। ठीक है, कौन सा गफ है भाई? कोको गफ। कोको गफ ने चेक गणराज्य की खिलाड़ी, और उसका नाम है कैरोलिना। कहां कहां से नाम आता है भगवान जाने। कैरोलिना मुचोवा। ठीक है, तो चाइनीज ओपन गेम्स फीमेल में नंबर 6 की खिलाड़ी गफ ने किसको हराया? मुचोवा को हराया। सिंपल सा ऐसे याद रखना। ठीक है, ये जो मुचोवा है ये किस देश की रहने वाली है? चेक गणराज्य की। चलो आज हम कोई क्वेश्चन नहीं दिए तो एक दे देता हूं, ये जो गफ जो हैं किस देश के खिलाड़ी हैं यह हमें जरूर बताना। क्लियर है? बाकी और कोई सवाल नहीं।